खात्मे तक ऑपरेशन चलता रहेगा, चाहे वो बमबारी हो या फिर ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इजराइल की सेना है और इजराइल की सेना के गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इजराइल के जो टैंक है, मरकावा मार्क 4 टैंक्स, लेटेस्ट मेन बैटल टैंक इजराइल की सेना के, उन्होंने उत्तरी गाजा में प्रवेश शुरू कर दिया है और काफी दूर तक पहुंच भी गए हैं। लेकिन इस सब के बीच एक चौंका देने वाली खबर हम आपको दे दें। इजराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, उसकी जो घरेलू खुफिया एजेंसी थी ना, जो शिनबेट, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो शिनबेट के चीफ और अधिकारी हमास की हर हरकत पर असल में वो नजर रखे हुए थे। उनके जो हैंड ग्लाइडर की ट्रेनिंग हो रही है, उनको जो उनके लड़ाकों के पास जो हथियार आ रहे हैं, उस सब के बावजूद आखिर यह हमला हो कैसे गया? खुफिया एजेंसियों ने क्या प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को जानकारी इसकी नहीं दी? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल अब गाजा में घुसकर हमास को रौंद रहा है। शुक्रवार को पहली बार उसके टैंक उत्तरी गाजा में दाखिल हुए तो उसने हमास पर जमीनी जंग का ऐलान पूरी दुनिया के सामने कर दिया। मगर शुक्रवार को जहां उसने उनके वापस लौटने की बात कही, वहीं शनिवार को उसके टैंक गाजा में ही रुक गए। यानी इजराइल का जमीनी आक्रमण अब न केवल गाजा पर एक ओपन सीक्रेट है, बल्कि वो जिस तरह से गाजा में टैंकों के लिए ट्रैक बना रहा है, उससे ये साफ हो गया है कि वो गाजा में हमास को मिटाने के लिए लंबे समय तक डटा रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई? क्या 7 अक्टूबर को खुफिया चूक की वजह से हमास को हमले का मौका मिला? क्या इसमें इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों से ज्यादा कसूर नेतन्याहू का है? और क्या 7 अक्टूबर की सुबह हमले से पहले इजरायली एजेंसी को भनक लग चुकी थी? इन सवालों का जवाब अमेरिका के एक अखबार ने अपनी सनसनीखेज रिपोर्ट में दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 अक्टूबर की सुबह 3 बजे यानी हमास का हमला होने से पहले के हालात पर जो बड़ा खुलासा किया है, वो कुछ इस तरह है। सुबह 3 बजे तेल अवीव, शीन बेट मुख्यालय। लेकिन नेतन्याहू से लेकर इजराइल के तमाम बड़े नेताओं और जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार शीन बेट के अफसर और दूसरी खुफिया एजेंसियां उस रात सब कुछ देखने के बाद भी चकमा खा गईं। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि वो ये मान चुके थे कि ये हमास का एक युद्धाभ्यास भर है। लेकिन शिन बेट के पास हमास के आतंकियों की खतरनाक साजिश को जानने का एक और तरीका भी था। ये तरीका इजराइल की यूनिट 8200 इस्तेमाल करती है। ये इजराइल की सिंगल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हमास के फोन कॉल और उसके वायरलेस संदेशों को कान लगाकर सुनती है। लेकिन यूनिट 8200 ने भी ये काम साल भर पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगा कि हमास इजराइल पर हमला नहीं करेगा और फिजूल की इस मेहनत की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे उस रात समय बीता, शिन बेट चीफ रोनिन को लगा कि हमास शायद छोटे पैमाने का कोई हमला करने वाला है। उन्होंने इजरायली सेना के जनरलों से अपनी चिंता जाहिर की और तब इजरायली सेना की एक एलिट फोर्स को दक्षिण इजराइल भेजा गया। उस टीम को टकीला टीम के नाम से जाना जाता है। ये आतंकवाद से लड़ने में माहिर मानी जाती है। कुछ घंटे के भीतर ही टकीला फोर्स के सैनिक हजारों हमास बंदूकधारियों से भीषण जंग लड़ रहे थे, जो जमीन और हवा के रास्ते दक्षिण इजराइल में घुस आए थे। ट्रकों और मोटरसाइकिलों से आए हमास के आतंकी इजराइल के गांव और मिलिट्री बेस पर हमला कर रहे थे। इजराइल इस हमले से पहले इतना निश्चिंत था कि जब तक ये हमले शुरू नहीं हो गए, तब तक किसी को ये इतना गंभीर नहीं लगा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नींद से जगा दिया जाए। ये हम नहीं कह रहे, इजराइल के 3 रक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी अखबार से कहा है। इस लापरवाही की तुलना में हमास के लड़ाके करीब 1 साल तक पूरी ट्रेनिंग के साथ दाखिल हुए थे। वो अलग अलग यूनिट में निश्चित जिम्मेदारी के साथ दाखिल हुए थे और उन्हें इजराइल के गांव और सैन्य ठिकानों की पूरी जानकारी थी। इंटेलिजेंस में इस चूक पर शनिवार को नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर अपनी एजेंसियों को घेरने वाला बयान जारी किया। किसी भी समय उन्हें हमास से युद्ध लड़ने की इरादे की चेतावनी नहीं दी गई। सारे सुरक्षा अधिकारियों का आकलन था कि हमास को काबू में कर लिया गया है और अब वो समझौता चाहता है। इस बयान पर इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू को नसीहत देते हुए लिखा, हम जब युद्ध लड़ रहे हैं तब नेतृत्व को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, सही फैसले करने चाहिए और सुरक्षा बलों को मजबूती देनी चाहिए। प्रधानमंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए। रविवार सुबह नेतन्याहू ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया और लिखा, मैं गलत था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं सुरक्षा सेवाओं के सारे प्रमुखों के साथ पूरी तरह खड़ा हूँ। आखिर नेतन्याहू को माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह उनका बयान नहीं, उनकी सुरक्षा एजेंसियों की वो चेतावनियां हैं जिसे वो नेतन्याहू को बीते 1 साल से दे रहे थे। आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी शिन बेट के चीफ ने साल भर पहले कहा था कि नेतन्याहू की नीतियों के चलते देश में जो बंटवारा बढ़ रहा है, वो दुश्मनों का हौसला बढ़ा रहा है।
नेतन्याहू इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इजरायल को सुरक्षित रखने के नाम पर जनता का समर्थन लिया, लेकिन उसी में सबसे बड़ी सींग लग गई। अपनी कुर्सी पर जमे रहने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने वाला कानून लेकर आए। उनके इस कदम ने इजरायल को बांट दिया। अब कहा यही जा रहा है कि युद्ध तक तो ठीक है, लेकिन इसके खुफिया चूक की जांच होगी और जिम्मेदारी तय होने के बाद नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। और बहुत ही कठिन परिस्थिति में इस समय इजरायल गाजा सीमा पर मेरी सहयोगी श्वेता सिंह लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, इस समय जमीनी स्थिति की अगर हम बात करें तो इजरायल की सेना के मुताबिक एक और बंधक की मृत्यु हो गई, उसका शव वापस आ गया। बाकी की कंडीशन के बारे में क्या हमें कोई जानकारी है? इजरायल के ऑपरेशंस किस तरह से इस समय चल रहे हैं? जी गौरव, इस समय जहां पर मैं हूँ ये खान यूनिस से लगती हुई सीमा है, गाजा पट्टी वाली। और यहाँ जो इजरायल का क्षेत्र है निरिम, यहाँ पर कल रात बहुत भीषण रॉकेट अटैक्स यहाँ पर किए गए। आप यहाँ पर थे और आपको भी मालूम है कि किस तरीके से हम अपना कैमरा और रिपोर्टिंग दोनों एक साथ कर रहे हैं यहाँ अपने मोजो के जरिए। तस्वीरें वरना मैं आपको पीछे की दिखाती, जहां पर मुझे धुआं उठते हुए दो जगहों से नजर आ रहा है। इस समय गाजा के बॉर्डर के क्षेत्र को मैं क्रॉस कर रही हूँ और हम बस उस जगह नीरोज नाम की उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां से सबसे अधिक संख्या में लोग अबडक्ट भी हुए थे और अब एक सैन्य इंस्टॉलेशन के तौर पर इसका प्रयोग किया जा रहा है पलटवार करने के लिए गाजा में जो हमास के आतंकी हैं उन पर। बहुत ही यहाँ पर व्यथित हुए, सब बहुत क्षुब्ध हुए जब वो बात सामने आई कि वो लड़की जिसकी तस्वीरें सबने देखी थी, हालांकि उस समय ही इतनी बर्बरता थी उसके साथ कि उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुष्टि आईडीएफ द्वारा की गई कि उस लड़की की मौत हो चुकी है, जिसे अगवा किया गया था और भयंकर क्रूरता का सामना उसने किया था। लेकिन इजरायल में सब प्रतिबद्ध हो जाते हैं उन तस्वीरों के साथ ही उस प्रण के लिए कि हमास को खत्म करने से पहले इस युद्ध का अंत नहीं हो सकता है। दुनिया में अलग अलग तरीके से भले ही इस युद्ध को देखा जाता हो, भले ही गाजा के आम नागरिकों की बात होती हो जिन्हें लेकर सबकी सहानुभूति रहती है और इजरायल की भी रहती है। इजरायल भी कहता है कि उन्हें एक मानव शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है हमास, तो उनके प्रति सबकी सहानुभूति जरूर रहती है। लेकिन बंधकों को जिस परिस्थिति में रखा गया, जिस तरीके से उनके शव कभी कभार बरामद हो जाते हैं, तो लोगों का कलेजा फट जाता है इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद। गौरव, रोज कोई ना कोई क्रूरता की तस्वीर सामने आती है। आज भी देखिए ये जो प्लान टू किडनैप हॉस्टेजेस जो एक हमास के आतंकी की गाड़ी से जिसे रिकवर किया गया, कि क्या क्या उन्होंने प्लान करके रखा था। और वाकई असली जो तस्वीरें वो होती हैं या फिर उनकी गाड़ियों से ये जो ट्रांसलेटेड कॉपी यहाँ पर सर्कुलेट किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से उनका बर्बर प्लान था। और उस नजरिए से जब हम देखते हैं आईडीएफ की कार्रवाई, तो वाकई ये लगता है कि इन बंदूकों को सबको यही सोचना चाहिए कि इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इनकी जो बराबरी है वो फिलिस्तीनी उन प्रिजनर से नहीं की जा सकती है जिन्हें किसी न किसी कारणवश और कुछ सबूतों के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। बड़ी बात की आपने, जिस तरह से बिल्कुल सही आप ये कह रही हैं कि कार्रवाई चल रही है वो जरूरी है। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि हमास के आतंकवादियों की तुलना कतई नहीं की जा सकती फिलिस्तीन के लोगों की। हमास का यह कहना है कि उनके 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए तब बंधकों को रिहा करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायल की सेना ने, इजरायल की वायुसेना ने भारी बमबारी की है। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स इस समय जारी है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों पर भारी बमबारी कर उन ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और यह इजरायल का रवैया साफ है, अगर बंधक मारे जाते हैं तो इजरायल की तरफ से बमबारी और तेज की जाएगी और ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। और यही समय हो रहा है। आप वो आवाजें सुन सकते हैं, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स, रॉकेट स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स और 155 मिलीमीटर तोप के गोले, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है हमास के ठिकानों पर। और इजरायल की सेना ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायल की सेना आप देख भी रहे हैं किस तरह से
रात के अंधेरे में उनके टैंक तेजी से गाजा पट्टी के अंदर घुसे। पहले दिन तो लौट आए थे, लेकिन दूसरे दिन अभी वहीं है। इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में एक बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली सेना गाजा शहर में उसके बाहरी इलाकों में अब घुस गई है और एक प्रमुख सड़क को उसने पूरी तरह से काट दिया है। और इसका उद्देश्य गाजा पट्टी के सबसे बड़े जनसंख्या केंद्र को घेरना है, जहां पर आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। इजराइल ने वो पूरा का पूरा इलाका काट दिया है। इजराइल की सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ग्राउंड जीरो पर इस समय गाजा पट्टी के उत्तरी भाग में घुस चुके हैं और उन्होंने एरियाज को काटना शुरू कर दिया है। इजराइल के अधिकारियों से अगर आप पूछें कि इससे पहले भी आप 3 बार गाजा पट्टी में घुस चुके हैं 2005 में छोड़ने के बाद, यह ऑपरेशन अलग कैसे है? यह ऑपरेशन अलग इसलिए है क्योंकि इजराइल ने इस बार मन बनाया है कि वो हमास को जड़ से उखाड़ देंगे। एक और बड़ी खबर, एक नए बम का इस्तेमाल इजराइल करने की तैयारी में है। जी हां, रिपोर्ट्स अब यह है कि इजराइल हमास के खिलाफ स्पंज बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने वाला है। यह बहुत ही घातक बम है, लेकिन यह बिल्कुल अलग है। आप ये सोचिए, ये जो सुरंग आप देख रहे हैं ना, गाजा पट्टी में इस तरह की 1000 से ज्यादा, लगभग 1300 सुरंगें हमास ने बना ली हैं। कंक्रीट की हैं ये सुरंगें, संकरी सुरंगें भी हैं, रहने की व्यवस्था है, एयर कंडीशनिंग है, अलग अलग जगह से निकलने का भी रास्ता है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हम आपको वो भी अभी विस्तार से अभी बताएंगे कि आखिर ये स्पंज बॉम्ब्स हैं क्या, किस तरह से ये स्पंज बॉम्ब काम करते हैं और क्यों ये हमास के लिए सबसे बड़ा खतरा इस समय हो सकता है। इजराइल की सेना ने अपने इस गुप्त हथियार का जो परीक्षण किया है वो किस तरह काम करता है, ये स्पंज बम। ये देखिए, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सुरंग के रास्ते पर ये बम जब आप नीचे फेंक देते हैं तो एक बहुत मोटी सी परत फैल जाती है और जम जाती है और ये कई फीट चौड़ी और ऊंची होती है। ये हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। देखिए, ये एक बार अपने स्पंज बम फेंका तो वो बम बिल्कुल फट जाता है और फैल जाता है एक स्पॉन्ज की तरह, स्पंज की तरह। इसमें जो फोम निकलता है, एक तरह से जो धुएं का गुबार निकलता है, वो भर जाता है। कोई हवा नहीं जा सकती, ऑक्सीजन नहीं जा सकती अंदर, वो पूरा रास्ता भर जाता है। और कई फीट ये क्योंकि चौड़ा होता है और लंबा होता है, तो आतंकवादी भी ना बाहर निकल सकते हैं ना पीछे के रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सुरंग के दोनों मुंह बंद कर दिए तो इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी अंदर, हवा नहीं जाएगी अंदर, और जो आतंकवादी इसके अंदर फंस जाएंगे उनका दम घुट जाएगा। एक बात और, न बंदूक से आप इसको फाड़ सकते हैं, ना विस्फोटक से इसमें आप छेद कर सकते हैं। यही उम्मीद है आईडीएफ को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, कि स्पंज बॉम्ब से वो गाजा पट्टी की पूरी टनल्स को बंद कर देंगे।